मेजरली हर एक मैनहुड में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या ऐसा मैं करूं कि जिससे मेरे स्पर्म काउंट अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन होता है जहां पर एक नॉर्मल मैन को लगता है या एक मैनलीहुड को लगता है कि क्या रीज़न है मेरे स्पर्म काउंट को कम करने में। एक ये जनरल क्वेश्चन है और शायद हर एक मेरे जैसे या कोई भी जो एक मर्द है वो समझता होगा इसको, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है या शादी होने वाली है। सो बेसिकली अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफस्टाइल या फिर आपका कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से आप अपने स्पर्म काउंट को कम होते हुए देख सकते हो, तो मैं आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिससे आप अपने स्पर्म को हमेशा बेकरार रखो और मेंटेन रखो, कभी उसको लैक नहीं होने दो। तो सबसे पहले कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर मेरा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, मेरा खाना मेरी शरीर पे नहीं हिसाब किताब से लग रहा, उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। या मैं IBS का पेशेंट हूँ या फिर मैं खाता ही नहीं हूँ ऐसा खाना जहाँ पर मेरे को न्यूट्रिशन मिले। तो इन सारी जगहों पे भी हम देखते हैं कि हमारे स्पर्म काउंट लोअर साइड जाते हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही कह रहा हूँ, आप चाहे गूगल पे जाके स्टडी कर लो, चाहे कहीं पे भी जाके स्टडी कर लो, कि आपके स्पर्म काउंट को डाउन करने के लिए आपकी डाइट बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि क्या किस जगह पे आपके स्पर्म काउंट बनेंगे और बढ़ेंगे और कहाँ पर वो नेगेटिव में जाएंगे। तो सबसे पहले डाइट के ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं आपके सामने एक डाइट प्लान दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से ले लेना, क्योंकि अगली बारी कभी भी आप कुछ लेने जाओ मार्केट में या कुछ खरीदने जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ों से ज़रूर लेना जिसमें हमको रिक्वायरमेंट होती है जिंक की, पहली रिक्वायरमेंट, सेलेनियम की हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की हमारी ज़रूरत है, शरीर को भी ज़रूरत है, इसी के साथ विटामिन D, B12 और विटामिन C की। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमको इन सारी डाइट प्लान में जो आपको मेंशन की हुई है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, जिसकी वजह से हम अपने स्पर्म काउंट को अच्छे से मेंटेन रख पाएंगे, उसकी क्वालिटी से लेकर उसकी क्वांटिटी तक। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेना। अब रह गई बात IBS के पेशेंट्स की। अब अगर मैं IBS का पेशेंट हूँ, मैं अपने आप को ये एज्यूम करता हूँ आपकी जगह पे और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं IBS का पेशेंट हूँ तो मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूँगा। तो बहुत ईजी तरीका है, समझोगे तो। मैं कोई भी चीज़ रॉ नहीं खा सकता, कोई भी चीज़ मैं कच्ची नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा गट मेरे को सपोर्ट ही नहीं करेगा। अगर गट सपोर्ट करेगा तो वो एक तरीके से डायरिया की तरह बाहर निकाल देगा या मेरे को कॉन्स्टिपेशन कर देगा। तो मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ों को खाऊंगा जिससे मेरे को न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मिले और मैं सबसे ज़्यादा उससे न्यूट्रिशन गैदर करके अपने शरीर में लगा सकूँ। जैसे कि आपके सामने हैं सूप्स। अगर आपने कुछ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो सूप में। जैसे आपका मन करे, कुछ आपका खाने पीने का मन करे, आपने सूप लिया। दालें अगर खानी है तो दालें भर भर के खाई और ज़्यादा भर के खाई, रोटी चपाती कम खाई। भूख से थोड़ा सा कम खाया और बारी बारी खाया। क्या किया? भूख से थोड़ा कम खाया और बारी बारी खाया। अब जैसे मान के चलो हम 3 या 4 मील खाते हैं दिन में, आपने उसको 8 मील कर दिया, कोई इशू नहीं, 10 मील कर दिया, कोई इशू नहीं, बट आपने भूख से कम खाया। अब ऐसा नहीं है कि आपकी माँ लेकर आए कटोरी और आप कहोगे मैं पूरा खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने आधी कटोरी खाई, आपका मन कर गया कि अभी थोड़ी भूख बची है, बट फिर उसके बाद आपका फिर बहुत तेज भूख लगी, फिर आपने आधी कटोरी खाई। इस तरीके से मैकेनिज्म चलेगा जिससे आपके स्पर्म काउंट भी मेंटेन रहेंगे, आपका गट सिस्टम भी सस्टेन कर पाएगा और आपके अंदर एनर्जी भी पूरी रहेगी और इसी के साथ साथ आपकी स्पर्म प्रोडक्शन भी सही से बन पाएगी। तो ये तरीका है IBS में खाने का, किस तरीके से आप खाओ। अब रह गई बात यहाँ पर, जो लोग बहुत ज़्यादा गंदी लाइफस्टाइल में, मैं गंदी लाइफस्टाइल क्यों नाम ले रहा हूँ, गंदी लाइफस्टाइल की जहाँ पर आपको क्लब में जाना है, पार्टियाँ करनी है, कॉर्पोरेट की पार्टीज़ होती है, हर सैटरडे फ्राइडे को आपको शराबें पीनी है या आपको अल्कोहल इंटेक करना है, उसके साथ सिगरेट चलती रहती है। अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल में हो तो आप परेशान हो सकते हो, अनडाउटली, इसमें कोई अलग दिक्कत नहीं है, बट आप इसमें परेशान हो सकते हो। बट अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल में हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बार बार डिटॉक्स करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में लाइफस्टाइल चेंज कर दो, एक दिन में आप सारी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा नहीं कहूँगा, बट मैं आपको डिटॉक्स करने के तरीके ज़रूर बता दूँगा। डिटॉक्स करने का तरीका है सबसे पहले स्वेट आउट। अगर मेरे को अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो मैं स्वेट आउट जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा मैं बेटर कंडीशन में रहूँगा। तो इससे पहले कि स्वेटिंग कैसे आएगी, स्वेटिंग के तरीके एक ही है, फिजिकल एक्सरसाइजेस। अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल में हो तो आपने संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक हर दिन अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। जैसे कि मान के चलो अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करो, अगर आपको रनिंग पसंद है रनिंग करो। आपने डेली ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना पड़ेगा अगर आपने अपने आप बॉडी को डिटॉक्स करना है। दूसरा तरीका है, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हो, हाइड्रेट रख सकते हो बॉडी को, इतना रखो। इसी के साथ अगर आपकी डाइट गंदी है
इन टाइम में या ऐसे टाइम में आप स्मोक कर रहे हो या अल्कोहल पी रहे हो, तो डाइट को बहुत लाइट कर लो। डाइट बहुत लाइट कर लो, मतलब कि इतना लाइट कर लो फूड कि आपको इजी इनटेक हो जाए और उसकी डाइजेशन सिस्टम अच्छे से चले। क्योंकि जब आप अल्कोहल पी रहे हो तो आपके लीवर पे अटैक हो रहा है पहली बार, और जब लीवर पे अटैक हो रहा है तो उसको अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपके अंदर जो खाना जा रहा है उसको बैलेंस करना या उसको ब्रेक डाउन करना उसके लिए ईजी नहीं है। आप उस मोमेंट में ऐसा नहीं करोगे कि मैं चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत खाओ। और इसी के साथ बहुत हल्का खाना खाओ। हल्का खाना में सैलेड खा लो, कुकुम्बर खा लो, कुछ ऐसी चीज़ों को सेवन करो जिससे आपको लाइटनेस हो और हाइड्रेट बना रहे। तो एक तो सबसे पहली चीज़ समझना कि ये जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ ये शॉर्ट टाइम पीरियड के हैं। आपको एनी हाउ आज नहीं तो कल छोड़नी ही पड़ेगी अपनी अल्कोहल और सिगरेट को, बट जब तक नहीं छोड़ पा रहे हो तब तक मैं आपको ये सस्टेनेबिलिटी दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करो। इसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो और ऐसे हो कि चेन स्मोकर की तरह हो, तो स्मोकिंग का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे। सबसे पहले हमें ईडी लेकर आता है, स्पर्म काउंट तो चलो दूर की बात है, बट सबसे पहले ईडी जरूर ले आता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि ब्लॉकिंग करने की पूरी पावर है। तो इसलिए स्मोकिंग कर रहे हो तो सबसे पहले ही वही फिजिकल एक्सरसाइज पे जितना ज़्यादा जाओगे उतना आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा और ईडी जैसी प्रॉब्लम से पहले बच के रहोगे। दूसरा, एक्सरसाइज मस्ट है। अब मैं यहाँ पर जिमिंग की बात नहीं कर रहा, मैं साफ बोलूँ, आपके अंदर स्टेमिना बढ़ना चाहिए। स्टेमिना, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। जिमिंग के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ। और जिमिंग में ज़रूरी नहीं आपको पसीना आए, बट आपकी साइकिलिंग, रनिंग या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज जो रिपीटेडली हो रही है और बड़ी लंबे तक टाइम तक हो रही है, उससे आपको स्वेटिंग जरूर मिलेगी, पसीना जरूर आएगा, और जितना आप पसीना निकालोगे उतना ही आपके शरीर के लिए बढ़िया रहेगा। अब रह गई बात यहाँ पर सबसे बड़ी कि वेरिकोसील जो पॉइंट है वो बहुत मेजर है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, एंड लास्ट जाके पता चलता है जब स्पर्म काउंट बहुत लो हो रहे होते हैं। कभी किसी डॉक्टर ने मेंशन कर दिया उनके प्रिस्क्रिप्शन पे कि आप एक यूएसजी स्कैन कराओ, तब जाके वो यूएसजी कराते, तब क्लियरिटी मिलती है कि वेरिकोसील हो गया। तो वेरिकोसील आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बनता है, मैंने इसके लिए पूरी वीडियो बना रखी है, जाकर आप वो भी देख सकते हो। अनटिल अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट नहीं हो या नहीं बनना चाहते हो तो सिंपली कुछ एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने मैं एक चार्टिंग दे रहा हूँ, देखते रहना, करते रहना, इन्हीं सारी एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपको वेरिकोसील इतना डेंजरस लगता है तो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ प्रिकॉशन रखो, जैसे कि सपोर्टर सबसे पहली मस्ट है। दूसरा, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में कि यहाँ पर पेन हो रहा है नाभि के नीचे की तरफ, या टेस्टीज कुछ ज़्यादा हैंग लग रहे हैं, कोई वहाँ पर वेन मोटी सी लग रही है, कोई नीले रंग की आपको वेन्स मोटी मोटी सी महसूस हो रही है, कोई टच करने पे गुलगुला सा या थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है, तो समझ लेना वो वेरिकोसील है। और अगर वेरिकोसील अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसके अगले दिन से जिम नहीं जाना, पहले स्कैन करवाने जाना है, उसमें ग्रेडिंग देखनी है, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उसके लिए अपने आसपास के किसी डॉक्टर से बात करो, मिलो, जानो उसके बारे में, फिर उसके बाद जैसे वो सजेस्ट करे वैसे आप फॉलो करो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई हो कि कैसे हमने ओवरकम करना है अपनी मैनहुड को लेकर, तो वो ईजी तरीका है। और आप जहाँ तक हो समझदार हो, सारी चीज़ें समझते भी हो, तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सस्टेन करके रखो और ज़्यादा से ज़्यादा उस एनर्जी को यूज़ करो अपने शरीर की किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर पॉजिटिविटी आए। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय और स्टे ट्यून दिस चैनल।